प्रिय विद्यार्थियों, आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको याद है, पिछले लेक्चर में हमने एक आभासी बल कॉरियोलिस बल के बारे में बात की थी। आप जानते हैं, कॉरियोलिस बल किसी कण पर तब कार्य करता है जब कण किसी घूर्णी फ्रेम में गतिशील होता है। यदि कण घूर्णी फ्रेम में स्थिर हो तो कण पर कॉरियोलिस बल 0 होता है। हम सभी जानते हैं, पृथ्वी घूर्णन गति करती है, इसलिए पृथ्वी भी एक घूर्णी निर्देश फ्रेम है। इसलिए पृथ्वी को अगर हम निर्देश फ्रेम माने तो इसमें गतिशील सभी कणों के ऊपर कॉरियोलिस बल प्रभाव डालता है। इस प्रभाव के कई प्राकृतिक उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। हम उन उदाहरणों की चर्चा करें उसके पहले हम गणितीय रूप से ये ज्ञात करते हैं कि कण के ऊपर गतिशील कण पर कॉरियोलिस बल कितना होता है। पृथ्वी में पर गतिशील कण पर कॉरियोलिस बल की गणना करने के लिए हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला, जबकि कोई कण पृथ्वी के क्षैतिज तल पर गतिशील हो, और दूसरा हम गणना करेंगे जब कण पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर गति कर रहा हो। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव। मान लें कि पृथ्वी की सतह पर उत्तरी गोलार्ध में लैम्डा अक्षांश वाले किसी बिंदु पर एक कण स्थित है जिसका द्रव्यमान m है। इस बिंदु P को मूल बिंदु मानते हुए हम एक निर्देश फ्रेम की कल्पना करते हैं जिसकी 3 अक्षें x डैश, y डैश, z डैश हैं, जो क्रमशः पूर्व की ओर, उत्तर की ओर और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में हैं। हम जानते हैं कि कॉरियोलिस बल की गणना करने के लिए हमें घूर्णी फ्रेम का वेग, कोणीय वेग और गतिशील कण का वेग आवश्यक है। इसलिए हम सर्वप्रथम इन दोनों को, जो हमने निर्देश फ्रेम का चयन किया है, उसमें घटकों के रूप में इनके मान लिखते हैं। चित्र से आपको दिखता है कि पृथ्वी का कोणीय वेग होगा ओमेगा वेक्टर बराबर ओमेगा कॉस लैम्डा जेड एस्केप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के एस्केप, तथा क्षैतिज तल में गतिशील कण का वेग होगा v डैश बराबर v x डैश आई डैश कैप प्लस v y डैश z डैश कैप। चूँकि दोनों के मान हमने लिख लिए हैं, अब हम आसानी से कॉरियोलिस बल की गणना कर सकते हैं। तो कॉरियोलिस बल, जिसे मैं Fc कह रहा हूँ, Fc बराबर होगा -2m ओमेगा क्रॉस v डैश। ओमेगा और v डैश दोनों के मान यहाँ रखें, और इस पूरे मान को अगर हम कल हल करें, जैसा कि मेरे नोट्स में भी है, आप डिटेल से देख सकते हैं वहाँ पर, तो Fc का मान आता है 2m ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई द v आई डैश आई डैश कैप प्लस v x डैश v j डैश साइन लेमडा प्लस k डैश y इंटू v x डैश कॉस लेमडा। इस बल के प्रभाव को समझने के लिए हम इसे 2 घटकों में डिवाइड करते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस बल के क्षैतिज घटक होगा FCH बराबर 2m ओमेगा साइन लेमडा v y डैश आई डैश कैप माइनस v x z डैश कैप, जिसका परिमाण आप इन घटकों के वर्ग करके जोड़ करके उसका वर्ग मूल लेकर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका ऊर्ध्वाधर घटक FCV बराबर होगा 2m ओमेगा v x डैश कॉस लेमडा के डैश कैप। इन समीकरणों से आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि उत्तरी गोलार्ध के क्षैतिज तल में कॉरियोलिस बल पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर कार्य करता है, अर्थात दाईं ओर लगता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई कण पृथ्वी के क्षैतिज तल पर गतिशील है तो वह क्रमशः दाईं ओर उसका पथ विचलित होगा। इसी प्रकार यदि इसी गणना को हम पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में गणना करें तो हमारी जो बल का प्रभाव है वह दाईं ओर के बजाय बाईं ओर आएगा। अर्थात कॉरियोलिस बल के कारण प्रत्येक कण पर पृथ्वी की सतह पर जो गति करता है
उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर एक कॉर्लियस बल लगता है, जबकि यही बल दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता जाता है। इस निष्कर्ष को हम फर्ल का नियम भी कहते हैं। इस बल के कारण आप प्रकृति में कई घटनाएं देखते हैं। जैसे अगर आप नदियों के प्रवाह को देखें, जो नदियां बहुत लंबे दूरी तक प्रवाहित होती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो प्रवाहित नदियां होती हैं उनके दाएं किनारे का कटाव ज़्यादा होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो नदियां प्रवाहित होती है उनके बाएं किनारों का कटाव कर होता है। हवा की जो चक्रीय गति है वह भी इस कॉर्लियस बल का ही प्रभाव है। जब आप जानते हैं कि कई बार किसी एक बिंदु पर दाब का क्षेत्र अचानक बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो कॉर्लियस बल जो हवाएं हैं वो तेज़ी से उस बिंदु की ओर आती हैं या उससे बाहर जाती हैं। और चूंकि हवाओं का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो इसलिए कॉर्लियस बल के ऊर्ध्वाधर घटक के कारण जो हवाएं हैं वो सर्पिलाकार में ऊपर की ओर उठती हैं, जिसकी दिशा दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती है। थैंक यू। आज के लिए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं।